हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले मॉड्यूल यानी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डैनियल सेल जो कि एक प्रकार होता है विद्युत रासायनिक सेल का यानी वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल। और जब हम लोग वोल्टीय गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल की बात करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और कॉपर। जैसे मैंने बताया था कि जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करके सेल बनाए तो वो डैनियल सेल कहलाएगा, और दोनों को या दोनों में से किसी एक को बदलकर कोई और इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो वोल्टीय गैल्वेनिक सेल तो होगा ही होगा, क्योंकि वोल्टीय गैल्वेनिक सेल उनको कहते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक क्रियाएं होती हैं और विद्युत ऊर्जा की उत्पन्न होती है, और वो रासायनिक क्रियाएं अपने आप होती हैं। तो बेटा ये एक प्रकार के स्वतः अवक्रियाएं होती हैं इनके अंदर, और हमें मालूम होना चाहिए स्वतः प्रक्रिया के लिए, स्वतः प्रक्रमों के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जिसको हम लोग डेल्टा जी कहते हैं, वो नेगेटिव होता है। यहां तक की बात मैंने थोड़ी आपको पिछले वीडियो बताई थी। पिछले वीडियो में हमने डैनियल सेल का चित्र बनाया था। डैनियल सेल का चित्र बनाने के बाद उसमें होने वाले रासायनिक क्रियाओं को, चाहे वो उस सेल की आदि क्रिया हो जिसको कहते हैं अपन अर्धव क्रिया, यानी डैनियल में क्या हो, मतलब जिंक वाले पार्ट में क्या हो रही है और कॉपर वाले पार्ट में क्या हो रही है, इनको हमने देखा था। उसमें जिंक का ऑक्सीकरण होता था, कॉपर का अपचयन होता था, टोटल अवक्रिया हमने लिखी, साथ ही हमने उसमें सेल प्रदर्शन बताया था। और एक और बात मैंने उसमें लास्ट में जाकर बताई थी कि वैसे तो डैनियल सेल में जिंक और कॉपर का इस्तेमाल जो किया गया है स्वतः अवक्रिया हो रही है, मतलब अपने आप ऑक्सीकरण और अपने आप अपचयन हो रहा है जब उसे कनेक्टिंग वायर से ऐड कर दिया गया है। तो समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है हमेशा, और धारा यानी करंट सॉरी हमेशा इसके विपरीत। समझ में आ गई बात। एक और मैंने बात बताई थी कि इस सेल का यानी डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, अभी आप इसे सेल विभव कह सकते हैं, सेल का पोटेंशियल कह सकते हैं, वो 1.1 वोल्ट था। समझ में आ रही बात। अब मैंने ये कहा गया कि अगर उसी सेल पर हम बाहर से एक और सेल उसके साथ अटैच्ड कर दें और उस सेल का सेल विभव मान डैनियल सेल के सेल विभव मान से ज्यादा हो, समझना ज्यादा हो। डैनियल सेल का कितना होता है 1.1 वोल्ट, मैं कह रहा हूं ज्यादा वाले को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। एक सिंपल सी बात सोचिए, आपके घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी लगी है, उस इन्वर्टर वाली बैटरी को आपके घरों में वो ऑटोमेटिक कनेक्ट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी बैटरी जो वीक हो गई, कमजोर हो गई, कि अब वो लोड नहीं उठा पा रही, आपके इक्विपमेंट ट्यूबलाइट पंखे नहीं चल पा रहे, तो आपको उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप चार्ज करने के लिए लगाएं तो आप उसे दूसरे से जोड़ रहे हो कि नहीं। लेकिन आप अगर जिससे चार्ज करने के लिए, जिससे अटैच किया है आपने, जिससे जोड़ा है, उसकी ताकत, या मैं ताकत नॉर्मल वर्ड यूज करता हूं आपको, उसका पोटेंशियल उस बैटरी से अगर कम हो तो वो चार्ज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। अच्छा, बैटरी के बराबर हो तो भी कोई काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? उस बैटरी के विभव से ज्यादा का पोटेंशियल से उसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो चार्ज होगा। तो जब उससे जोड़ देते हैं ना, तो पूरा कार्यक्रम, मतलब पूरी जो क्रियाएं जो अपने आप हो रही थी वो अपने आप नहीं होंगी, अब हम करा रहे हैं। हम कराने का मतलब हो गया जो बाहर का स्रोत जोड़ा गया है उस स्रोत के माध्यम से हो रही है, तो पूरी क्रिया उल्टी हो जाती है। यह कहलाता है अस्वतः प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस इसी बात को समझिएगा। कुछ डैनियल सेल का सेल विभव मान जो 1.1 वोल्ट होता है, अगर मैं उसके विपरीत उसी से एक और बैटरी जोड़ दूं, उसी से एक और सेल जोड़ दूं, किसी वाय स्रोत को जोड़ दूं जिसका पोटेंशियल डैनियल सेल के पोटेंशियल से बेटा ज्यादा हो, तो क्या होने लगेगा? क्रियाएं विपरीत होने लगेंगी। अब ये सेल डैनियल सेल किसका काम कर रहा था बेटा? विद्युत
रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करता है। लेकिन जब बाहर से जोड़ दिया गया जिसका पोटेंशियल डैनियल से ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा कि अब वो विद्युत अपघटनी सेल बन गया बेटा। और विद्युत अपनी सेल किनको कहते हैं? जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, बाहर के स्रोत से उसको विद्युत ऊर्जा दे रही है। यानी जो क्रियाएं हो रही थी, अब हम उन क्रियाओं को जो अपने आप हो रही तो हम कहते थे अपने आप मत हो, अब हम कहेंगे वो हो। अपने आप क्या हो रही थी? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा था, कॉपर का अपचयन हो रहा था। अब हमने उसको जोड़ दिया उस डैनियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल वाले, पोटेंशियल मतलब विभव, ज्यादा विभव वाले स्रोत से जोड़ दिया गया। तो अब क्या होगा? अब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, विद्युत एनर्जी जो प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे रासायनिक क्रियाएं होंगी। वो रासायनिक क्रियाएं अब वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे जो कर रहे थे, जो उनका स्वतः नेचर होता है, अब हमारी मर्जी से करेंगे। मतलब अब पूरा कार्यक्रम उल्टा हो गया। पहले रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी, अब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। यानी इसका मतलब विद्युत अपघटनी सेल की तरह से काम करने लगा। वही वोल्टी या गैल्वेनिक सेल जिसका एक उदाहरण डैनियल सेल था, वो किसकी तरह से काम करने लगेगा? विद्युत अपनी सेल से। अब उल्टा होने का मतलब हो गया, जो जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा था वो नहीं होगा। अब हम कॉपर से भी इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं जिंक के सापेक्ष। वैसे जिंक और कॉपर जोड़ने पर क्या होता था बेटा? जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता था, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। अब हम क्या कर सकते हैं? कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अस्वतः प्रक्रम। अपने आप क्या था? जिंक से कॉपर, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉपर की तरफ जाते हैं, कॉपर आयन ग्रहण करते हैं। लेकिन जब बाह्य स्रोत से जोड़ दिया क्या, तो क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और त्यागेगा इलेक्ट्रॉन वही बाह्य परिपथ से जिंक की छड़ पर जाएंगे। जिंक के विलयन में, जो जिंक विलयन मौजूद है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का गमन हो जाएगा कॉपर से जिंक की ओर, और धारा प्रवाह होने लगेगा बेटा Zn से Cu की ओर। तो वो पूरा कार्यक्रम उल्टा हो गया। ये अब अस्वतः प्रक्रम है। ठीक है बेटा? फिर भी कोई दिक्कत होगी, अपन डिस्कशन और करते रहेंगे। अब आज की हमारी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। आखिर ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? बहुत अच्छा पॉइंट है, बिना इसके बेटा आगे की स्टडी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी, देखिए इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आपको नॉर्मली बात क्या बना चुका हूं कि आप इलेक्ट्रोड वर्ड बेटा दो चीजों से मिलकर बनाया गया, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड, रॉड मतलब छड़, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड यानी छड़ पर, रॉड पर इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने वाला जो काम होता है उसे अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गई? तो त्यागने या ग्रहण करने वाला कार्य यानी दो क्रियाएं, एक क्रिया को कहते हैं अपन ऑक्सीकरण और एक को कहते हैं हम लोग अपचयन। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और अपचयन क्रिया में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। राइट? एक और बात हम लोग पिछले वीडियो से समझ चुके हैं, पिछली क्लासेस से हम लोग समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा एनोड पर होती है, तो आपको याद रखना है AO। और पूरा कार्यक्रम अगर नोट करना है तो आप एक और हिंट समझ लो, जिसको एक शॉर्टकट में अक्सर सब लोग समझा ही देते हैं, कोई खास बात नहीं बता रहा मैं, सभी यही समझा देते हैं, लोन। लोन वर्ड में क्या है? इसमें चारों बातें सम्मिलित हैं। लोन वर्ड का मतलब होता है ये सेल के लेफ्ट में रखा होगा, एल का मतलब लेफ्ट यानी बाईं तरफ रखा होगा, बाईं तरफ का भाग होता है। ओ का मतलब होता है उसमें ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, तो बाईं तरफ वाले पार्ट में सेल जो बना होगा उसके बाईं तरफ उसे अपन बायां, लेफ्ट, राइट। ओ का मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा और उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। समझ में आई बेटा? लोन का क्या मतलब निकला? एल का मतलब वो सेल का लेफ्ट पार्ट होता है, ओ का मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ए का मतलब वो एनोड होता है, और एन का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। आ रही बात समझ में? इसे अपन लोन एक शॉर्टकट कहते हैं। चलिए आइए हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इसे समझने के लिए आप लोगों को यह समझे है कि मान के चलिए किसी धातु की छड़ को उस धातु के विलयन में डुबो दिया गया। यह भरा हुआ है उसी धातु के लवण का विलयन बेटा,
ये क्षण है और ये बिलियन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये क्या चीज है, मान के चलो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊं कि मान के चलो ये क्षण अगर जिंक की है, जिंक की क्षण है, तो ये उसी धातु का विलयन है जैसे मैंने कह दिया Zn2 का विलयन है, अर्थात जिंक सल्फेट का विलयन है ये। तो जिंक सल्फेट के विलयन में क्या होगा, ये मैंने एक्वस लिख दिया ताकि आप समझ सके हो। तो जिंक के विलयन में ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, जिंक आयन और सल्फेट आयन होंगे कि नहीं बेटा, विलयन के अंदर जिंक आयन और सल्फेट आयन होंगे, और ये जिंक की क्षण है। तो यहां कुछ सीन इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि बेटा जिंक की इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये उसका नेचर है। क्या बेटा, Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अभी थोड़ा समझिएगा, मुझे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करिए, लास्ट में जाकर आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का अर्थ यह होगा बेटा, जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। किसी पदार्थ की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर रखता है। तो बेटा इसमें जो जिंक के परमाणु हैं इस क्षण में, वो जिंक के परमाणु क्या करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाली क्रिया करेंगे, कौन सी, Zn एरो के बाद Zn2, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए। समझ रहे आप, इस क्षण में जो जिंक परमाणु हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किस में बदल गए, जिंक आयन में। तो जिंक आयन तो आने लगेंगे विलयन में, जैसा मैंने आपको उसमें भी बताया था, जिंक आयन किस में आने लगे बेटा, विलयन में आने लगे। और इलेक्ट्रॉन कहां रह गए कि सर इलेक्ट्रॉन यहां रह गए, ये इलेक्ट्रॉन जो मैं डैश बना रहा हूं, इस नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का। तो अगर ये काम होता जा रहा है तो क्या होता जाएगा कि सर यहां पर जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन होंगे कि नहीं बेटा, यानी धनावेशित आयन इस क्षण के चारों तरफ एकत्रित होगा, और इसमें एकत्रित, इसमें कौन रह गए, इलेक्ट्रॉन। बात आ रही दिमाग में। तो आप एक बात गौर से सुनिएगा, देखिएगा, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर सर चार्ज सेपरेशन हो रहा है। इस क्षण के चारों तरफ धनावेश है, मतलब जिंक आयन है। हालांकि जिंक आयन पहले से थे, पर पहले क्या था, जितने जिंक आयन थे सल्फेट आयन भी उतने ही थे। अगर मैं ये क्षण को नहीं डालता और केवल इसके अंदर विलयन भरा हुआ होता और जिंक सल्फेट का विलयन होता, तो आप क्या कहते हैं, जितने जिंक आयन उतने सल्फेट आयन है। लेकिन इसके अंदर जिंक की क्षण को डाले जाने के बाद क्या हमें नजर आ रहा है कि सर जिंक आयन अब ज्यादा हो चुके, क्योंकि जिंक परमाणु बेटा जिंक आयन में बदल रहे हैं। तो इस क्षण के चारों तरफ एक प्रकार का आवेश जनरेट हुआ और क्षण पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। समझ रहे आप, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर आवेश का पृथक्करण हुआ है बेटा, समझ में आए, डिफरेंस चार्ज जनरेट है विलयन में और उस क्षण पर। इसको बोलते हैं अपन चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण हो रहा है यहां। अब आपको यहीं से समझना है बेटा, आवेश पृथक्करण यानी चार्ज सेपरेशन, चार्ज डिफरेंस डिफर है यहां पर। तो बेटा जब भी आप हमेशा याद रखिए, जब भी चार्ज डिफर होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। समझ में आ रही बात, चार्ज का जब डिफरेंस होगा तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा। उसी पोटेंशियल को, उसी विभव को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई। जब किसी धातु की छड़ को धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है बेटा, चार्ज सेपरेशन होता है। कैसे होता है देखा है आप लोगों ने, समझ में आ रही बात। वो छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, अगर उसकी त्यागने की प्रवृत्ति है तो, और त्यागकर उस छड़ के परमाणु धातु आयन में बदल रहे हैं। तो धातु आयन का ये विलयन और धातु की ये छड़, इन दोनों के मध्य में विपरीत यानी अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा। इसे ही अपन आवेश पृथक्करण की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ गई है। चार्ज का सेपरेशन से जो पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल विभव जनरेट होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। अब यहां पर काम कौन सा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली क्रिया को कहते हैं अपन क्या, ऑक्सीकरण। और अभी आपको क्या बताया जा चुका है, ऑक्सीकरण अगर होगा, ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो किसकी तरह से काम करेगा, एनोड की तरह से काम करेगा। यानी यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो इलेक्ट्रोड है
जिसका पोटेंशियल अपन कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोड कौन है, तो आप कहोगे बेटा एनोड। तो उस इलेक्ट्रोड विभव को जिसमें इलेक्ट्रोड एनोड हो, उस इलेक्ट्रोड विभव को अपन नाम दे देते हैं क्या, ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव। समझ में आ रही बात? ऑक्सीकरण विभव क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया से, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे नाम देंगे अपन क्या, ऑक्सीकरण विभव। बात समझ में आ गई? ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करने का तरीका यह होगा कि आप ई का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रोड। देखिए या तो आप पूरा को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या शॉर्टकट में कह दो ऑक्सीकरण विभव। तो ये ई तो हो गया बेटा ऑक्सीकरण विभव, मतलब इलेक्ट्रोड विभव, और कौन सा विभव है ये बताने के लिए हम आधार पर क्या लिख देते हैं, OX। ये ऑक्सीकरण विभव को लिखने का प्रदर्शित तरीका होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विभव किसका, ऑक्सीकरण क्रिया का। बात समझ में आई? या इसको संकेतों में, जैसे अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां संकेतों का तरीका क्या होगा, तो देखिएगा ई तो हो गया बेटा इलेक्ट्रोड विभव, राइट। कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण विभव, तो आप EX कह सकते हो। क्योंकि ज्यादातर सेलों के अंदर यह तरीका बनाया गया, एक परिपाटी आई कि बेटा ये लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो कई बार यहां पर लेफ्ट भी लिख दिया जाता है, लेफ्ट LEFT। ये लिखने के तरीके हो गए। या इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं अपन ई तो वही हो गया बेटा इलेक्ट्रोड विभव। एक और तरीका क्या हो गया कि चूंकि अगर मैं जिंक की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें क्या हो रहा है कि सर जिंक परमाणु जिंक आयन में बदल रहे हैं। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है बेटा, जिंक आयन में बदल रहे हैं। अगर मैं यहां इंडिकेट करता एम, कोई भी संकेत लेता एम, तो एम किस में बदल रहा है, MN पॉजिटिव में। जब तक यह मालूम नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन है तब तक अपन N कहेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए एम ये बदल रहा है MN धनावेश में, और इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे बेटा, इसको संकेतों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं M वर्टिकल लाइन MN पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? यह बात चूंकि जिंक के लिए अगर हो रही है तो मैं इसको प्रदर्शित कर सकता हूं ई, ध्यान से सुनिए, Zn को पहले लिखूंगा क्योंकि Zn दो धन बदल रहा है, बाद में लिखूंगा आयन को। क्या समझ में आया बेटा? चूंकि ऑक्सीकरण विभव है तो ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, और सेलों में ये लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए इसका संकेत कई बार ई लेफ्ट भी लिख दिया जाता है। मेटल आयन में बदल रहा है, धातु का परमाणु धातु आयन में बदल रहा है, एम वर्टिकल लाइन MN पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे, और Zn वर्टिकल लाइन Zn2 पॉजिटिव। क्योंकि मैंने जिंक का एग्जांपल लिया माइंड सेट करने के लिए, सिंपल से एग्जांपल से मैंने बात की है, तो आप समझ पाए इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन। अच्छा, ये पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वैल्यू कैसे निकलेगी, जिस पर तो हम डिस्कशन करेंगे। पर यहां एक और बात है, ऐसा हो रहा है, जितनी छड़ ली गई थी उसमें से परमाणु निकलकर आयन में, परमाणु निकलकर आयन में, परमाणु निकलकर आयन में, परमाणु, ऐसा होता नहीं रहेगा। हमेशा एक स्थिति ऐसी आएगी कि बेटा साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा बेटा, साम्य स्थापित हो जाएगा। तो दरअसल साम्य स्थापित होने को मान तो लेते हैं हम लोग, अभिक्रिया रुकी है, पर ऐसा नहीं है, अभिक्रिया हो रही है, पर जिस दर से परमाणु आयन में बदल रहे हैं उसी दर से आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण के इसमें बदलने लगेंगे। तो साम्य का मतलब अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा, यह अर्थ है। क्या ज्यादा नहीं हो रहा, आवेश का सेपरेशन अब इससे ज्यादा नहीं होगा। उस उच्चतम स्थिति को जिसको मैं साम्य कह रहा हूं, उस वक्त हम उसका पोटेंशियल अगर जनरेट होता, उस पोटेंशियल को किसी तरह से अपन माप लें, तो वो ध्यान रखना साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था का मतलब वो उच्चतम स्थिति के अब इससे ज्यादा ये अग्र क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या हो रही है कि उस अवस्था में दोनों क्रियाएं बराबर और विपरीत दिशा में होने लगती है। उस अवस्था के विभव को, पोटेंशियल को जो जनरेट होगा, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। अब चलिए दूसरी तरफ आ जाइए। एक और एग्जाम्पल लिया बेटा, जो मैं आपको इसलिए सिंपल एग्जाम्पल लेने का बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप उस बात को दिमाग से, वही लिया हमने, एक और कंटेनर, एक और पात्र लिया। उस पात्र में मैंने एक छड़ डाली बेटा, ये छड़ डाल दी मैंने, रॉड डाल दी बेटा, रॉड, जिसको अपन इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, अब समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड यानी छड़, इसलिए वो इलेक्ट्रोड नाम प्रचलित में आया, राइट। अब मान के चलो बेटा ये कॉपर की छड़ है, कि सर यही उदाहरण क्यों ले रहे हो,
थोड़ा माइंड मेकअप करने के लिए मैं ले रहा हूं। आप कोई भी ले सकते, एम इंडिकेट कर सकते, एजी ले सकते थे, पीबी ले सकते थे, निकेल ले सकते थे, जो चाहो सो ले लो। और इसी का मैंने इसमें बिलियन डुबो दिया। ये बिलियन उसी लवण का बिलियन है बेटा इसमें, मतलब कॉपर सल्फेट का बिलियन है, राइट। और कॉपर सल्फेट का बिलियन का मतलब है इस बिलियन में मौजूद है कॉपर 2 धनायन और सल्फेट आयन। अभी ये बिलियन उदासीन है क्योंकि जितने कॉपर आयन है उतने सल्फेट आयन है, राइट। कॉपर रॉड यानी छड़, बात आ गई दिमाग में। तो अब होगा क्या, यहां कुछ सीन इस तरह का क्रिएट होगा कि कॉपर में बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। तो यहां क्या होगा, ये जो बिलियन के कॉपर आयन, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये होगा, अभी कुछ दिमाग मत लगाइए। अभी मैं कह रहा हूं कि सर क्या सर अपने आप होता है क्या ये वो, अभी कुछ नहीं। अभी ये देखिए कि मैं क्या किस तरीके से समझा रहा हूं। बिलियन के जो कॉपर आयन है ना बेटा, बिलियन के कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट डाला गया था, कॉपर आयन, ये कॉपर आयन जाते हैं इस छड़ की तरफ और इससे इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। समझ में आ रही है बात। बिलियन के कॉपर आयन दौड़ लगाकर इधर जा रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं। मतलब कुछ क्रिया इस तरह की हो रही है। कॉपर 2 धनायन कहां से, कि सर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के ये कॉपर आयन यदि मैं चाहूं तो यहां एक्वस लिख दूं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं फ्रॉम रॉड। समझ में आ रही है, कॉपर की इस छड़ से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और ये बदल रही है क्रिया किसमें, कॉपर में, कॉपर में। और इससे ये जमा हो जाते हैं, इस पर ये जमा हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं उसकी तरफ जाकर उससे चिपक जाते हैं। समझ में आ रही बात। अब देखिए है क्या कर, अब अपने आप से सोचिए बेटा, अपने आप से सोचिएगा कि हो क्या रहा है। अपने आप से सोचने का मतलब है कि अगर ये कॉपर आयन बेटा इस छड़ से चिपक रहे, कब इलेक्ट्रॉन, तो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब अब ये छड़ कैसी होगी बेटा, समझ में आ रही बात। अपने आप को बताइए, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले आए, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले आए तो स्थिति क्या होगी बेटा, स्थिति ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन निकले आए और ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिया बेटा, तो अब ये छड़ हो गई धनावेशित। तो बच्चों देख रहे हैं आपकी, अगर ये कॉपर की छड़, अगर ये कॉपर की छड़ पर कॉपर सल्फेट के बिलियन, ठीक है ना, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट का बिलियन मतलब बिलियन के अंदर मौजूद है कौन, कॉपर आयन और सल्फेट आयन, राइट। अगर ये कॉपर आयन इस छड़ से इलेक्ट्रॉन को ले लें, मतलब इस छड़ की तरफ जाएं और इस छड़ से इलेक्ट्रॉनों को ले लें, तो ये रासायनिक क्रिया होगी। क्या है रासायनिक क्रिया बेटा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये लिख दिया गया देखो, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो बिलियन के कॉपर आयन, बिलियन कॉपर सल्फेट का है, तो बिलियन के कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहे हैं बेटा, छड़ से खींच रहे हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना। तो छड़ से खींचेंगे और किसमें बदल गए बेटा, कॉपर में बदल गए, और ये सॉलिड, यानी ये हो गया कि अब इस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये छड़ कैसी होगी बेटा, छड़ कैसी हो गई, यस धनावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन कहां गए, बिलियन के कॉपर आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, तो छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश हो गया। तो पूरी प्रोसेस में आपको दिख क्या रहा है बेटा, दिख क्या रहा है कि ये छड़ अब धनावेशित हो गई और बिलियन कैसा हो गया। अगर ये कॉपर आयन यहां से, कॉपर आयन यहां से बिलियन की छड़ पर जमा हो गए बेटा, इस रूप में जो दिख रहा है, बिलियन के कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर की छड़ पर जमा हो गए, ये कॉपर की छड़ पर जमा हो गए, तो बिलियन में कॉपर आयनों की संख्या में कमी हो गई। तो बिलियन कैसा हो गया बेटा, सल्फेट आयनों के वजह से, ज्यादा सल्फेट आयनों की वजह से कॉपर आयन की कमी हो गई। तो अब यहां क्या हो गया बेटा, यहां हो गया इस छड़ और बिलियन में विपरीत आवेश हो गया, जनरेट हो गया कि नहीं। छड़ धनावेशित हो गई और बिलियन कैसा हो गया, ऋणावेशित। कैसे हो गया ऋणावेशित, क्योंकि कॉपर आयन तो यहां से गए, बिलियन में जो कॉपर आयन थे उनमें से कुछ कॉपर आयन यहां से कम हो गए। कम कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और वो कॉपर के रूप में जमा हो गए, ये वाली रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन का मतलब कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कि सर अपचयन क्रिया होगी, राइट। अपचयन की क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है, ये भी आपको मालूम है कि हां सर कैथोड पर होती है। अगर ये काम हो रहा होगा तो उस वक्त ये वाला हिस्सा अपचयन यानी कैथोड की तरह से काम करेगा। समझ में आ रही बात। एक तो अब यहां क्या हो गया,
अब ये हो गया बेटा बिलियन। कॉपर आयनों की संख्या में कमी होने से बिलियन में सल्फेट आयन ज्यादा हो गए, तो यहां आवेश अलग अलग जनरेट हो गया बेटा। छड़ पर धनावेश और बिलियन के अंदर ऋणावेश, ऋणायन। तो यहां पर क्या होने लगा बेटा, आवेश का पृथक्करण होने लगा। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे यहां क्या हुआ था, इस जिंक की छड़ से, क्या बताया था मैंने, जिंक की छड़ से जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में आने लगे बेटा, जिंक आयन में। आ रहा है ना मजा, जिंक आयन में आने लगे। और छड़ इलेक्ट्रॉन कहां पर छूट गए कि सर छड़ पर ही छूट गए, ये इलेक्ट्रॉन छूट गए बेटा। तो जिंक की छड़ ऋणावेशित, यानी छड़ ऋणावेशित, इलेक्ट्रोड ऋणावेशित, और बिलियन कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो इसका मतलब ये निकला, बिलियन धनावेशित हो गया, तो इसका अर्थ ये निकला बेटा कि यहां भी आवेश का पृथक्करण हुआ है, चार्ज सेपरेशन हुआ है। चार्ज सेपरेशन का मतलब दो चीजों में सेपरेट सेपरेट चार्ज है। वो दो चीज कौन सी है, छड़ और बिलियन। वो दो चीज कौन सी है, छड़ और बिलियन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, विभव जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है तो यह विभव कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। लेकिन यहां क्रिया कौन सी हुई है बेटा, कि सर यह अपचयन की क्रिया हुई है। तो जो आवेश का पृथक्करण हुआ है, यानी बिलियन में ऋणायन और छड़ पर धनावेश, दो आवेश विपरीत हो गए। तो ऐसी स्थिति में बेटा एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन इस इलेक्ट्रोड विभव को अपन नाम क्या देंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो आपने देखा था कि मैंने आपको ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करने का तरीका बताया था, EOX। तो यहां क्या लिखूंगा बेटा, मैंने ये लिखा ERED। RED का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसा लिखा होने का मतलब, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड विभव, और किसका इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन वाला। ठीक है, या यहां लिखा था मैंने या, चूंकि ये राइट में ज्यादातर, अगर किसी सेल में कैथोड वाला सेक्शन है जहां अपचयन की क्रिया होती है, तो वो सेल के राइट साइड में बनता है बेटा। इसलिए मतलब चित्र में भी बनता है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं राइट, मतलब राइट साइड का इलेक्ट्रोड विभव। राइट साइड का इलेक्ट्रोड विभव मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, राइट बेटा। इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी बात को, इसी कॉपर वाली क्रिया को यूं लिखूं, Mn पॉजिटिव, बिलियन के धातु आयन, बिलियन के धातु आयन n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और m में बदल रहे हैं, राइट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, कि तब लिख सकते हैं हम लोग ये EMN धनावेश वर्टिकल लाइन M, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर ये कॉपर के लिए क्लियरली बात हो जाएगी, कॉपर के लिए जैसे जिंक के लिए था, तो मैं इसी चीज को या लगाकर और कैसे लिखूंगा कि सर ECU2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Cu। अब यहां एक गौर करने वाली बात क्या है, ये किसके संकेत बन गए बेटा, कि सर ये इस इलेक्ट्रोड पर जो अपचयन की क्रिया हुई है, आवेश के पृथक्करण से जो विभव जनरेट हुआ है, उसे अपन अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये उनके संकेत हैं। RED रिडक्शन के लिए लिएगा, E मतलब इलेक्ट्रोड विभव, यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, शॉर्टकट में कहने लगेंगे अपचयन विभव। राइट में बनता है, धातु आयन धातु में बदलते हैं, कॉपर आयन कॉपर में बदलते हैं। ये देखो कॉपर आयन कॉपर में बदल रहे हैं, बात बैठी दिमाग में आपके। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ऐसा, तो मैंने आपको बताया था कि दरअसल ये साम्य पर जनरेट, साम्य पर निकालते हैं अपन। साम्य का मतलब क्या है, क्या होता जा रहा है, बिलियन से कॉपर आयन यहां जमा होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बेटा इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, मतलब वापस बैक रिएक्शन भी हो सकती है। वो उच्चतम स्थिति में जो वो उच्चतम स्थिति में जो बेटा पोटेंशियल जनरेट होगा, उस वक्त का पोटेंशियल ही उसका अपचयन विभव होगा। या इस यहां भी बात समझ लें, यहां क्या समझा दूं मैं आपको, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन में आ रहे हैं, छड़ पर ऋणावेश, मतलब इलेक्ट्रॉन जमा हो गए बेटा, जमा हो रहे हैं। तो यहां भी वही आवेश, छड़ ऋणावेश से तो बिलियन हो गया धनावेश, आवेश का पृथक्करण, पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको अपन ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो पहले परमाणु इसमें बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो गया। वो साम्य स्थिति पर ही हम कहते हैं कि उस वक्त, उस साम्य स्थिति पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा,
उसे अपन ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ गई बेटा कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का। तो अगर मैं इसे हटाकर यहां से बेटा यहां अगर प्रकार लिखता हूं कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, क्योंकि क्रिया दो प्रकार की हो सकती है, या तो ऑक्सीकरण होगा, तो एक को कहेंगे अपन ऑक्सीकरण विभव बेटा, ऑक्सीकरण विभव, ठीक। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण विभव को हम इन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं जो मैंने लिखे हैं। समझ में आ गई बात? ई ऑक्स, ई ओ एक्स, ई लेफ्ट या ई धातु ऑब्लिक लाइन धातु आयन, और जिंक के लिए यह बात हो जाएगी। दूसरा होगा अपचयन विभव। तो हम लोग नॉर्मली अगर परिभाषा बनाए तो हम कह सकते हैं किसी धातु की या किसी मेटल की विलयन के सापेक्ष अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है, तो उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अपचयन विभव की परिभाषा क्या बना सकते हैं? किसी धातु की विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसका यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी अपचित होने की प्रवृत्ति, उससे उत्पन्न विभव को हम लोग अपचयन विभव कहते हैं। अब यहां से बात आती है कि ये इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है? कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? पहली बात, वो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण करना है उसकी प्रकृति कैसी? धातु की प्रकृति एवं उसके आयन, धातु की प्रकृति एवं उसके आयन बेटा। मतलब समझ में नहीं आया? हर धातु का अपना अलग अलग नेचर होता है। जैसे जिंक का नेचर है Zn2 धनायन +2 नेगेटिव में बदलने वाला बेटा, राइट। लेकिन Fe की बात करें तो Fe के केसेस में ये Fe2 धनायन +2 नेगेटिव, इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि Fe 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागे। बात समझ में आ रही है? अर्थ ये निकला कि इन दोनों धातुओं का नेचर अलग अलग है। कोई ज्यादा ऑक्सीकृत होता है तो कम, कोई कम ऑक्सीकृत होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन त्यागनी प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, राइट। तो उस पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, उसके आयन, किन आयनों बदल रहा है तो ये दोनों Fe बेटा, लेकिन इस Fe के द्वारा Fe2 धनायन बदलना, इस Fe के द्वारा Fe3 धनायन में बदलना, तो ऐसी स्थिति में भी इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होंगे। समझ में आ गई बात? और अगली बात जो मैं इधर बताऊंगा आपको, इधर जो अगली एक और बात बताने जा रहा हूं वो बात क्या है? दरअसल अगर ये इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में, मानक इंपॉर्टेंट बात है, मानक का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियां क्या क्या हैं कि बेटा अगर विलयन की सांद्रता यानी जो विद्युत अपघट्ट का जो विलयन लिया जाता है उसकी सांद्रता अगर 1.0 m ली जाए, 1 मोलर था। दूसरी बात बेटा, ताप अगर 298 केल्विन लिया जाए, कितना बेटा? 298 केल्विन को हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तो हो गई बेटा सांद्रता, दूसरी बात हो गई ताप, ठीक है। और तीसरी बात हो गई कि अगर गैसी पदार्थ के तौर पर अगर उसमें प्रयुक्त हुए हैं या गैसी पदार्थ बन रहे हैं तो तीसरा कारक और लगेगा बेटा दाब। वो कितना हो? 1 बार दाब हो। गैस का दाब कितना हो? पी गैस। एक्चुअल में गैसों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सांद्रता के स्थान पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, वो भी दाब में भी आंशिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो पी गैस यानी गैस का दाब कितना हो? 1 वायुमंडलीय दाब हो, या चूंकि इसका मान बार के लगभग बराबर ही होता है तो हम कह देते 1 बार हो, ठीक है ना। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है ना 1.013 बार, तो करीब करीब बराबर है, तो यह भी कहा जाता है। तो इन परिस्थितियों में अगर इलेक्ट्रोड विभव का मेजर्ड किया गया हो, मापन किया गया हो, तो बोलते हैं अपन क्या? मानक शब्द लग जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लग जाएगा बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव लग जाएगा। मानक परिस्थितियां हो गई ये।
इलेक्ट्रोड विभव अब मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो इलेक्ट्रोड विभव को जब हम ई से प्रदर्शित करते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेंगे बेटा ई नॉट से। समझे आप, ई नॉट से। ई नॉट का मतलब अगर वो मानक ऑक्सीकरण विभव है तो ई नॉट ओ एक्स कर देंगे, या आगे की कहानी वही है। ई नॉट जैसे जिंक के लिए बात आ गई तो जेड एन वर्टिकल लाइन, जेड एन दो नाइन लिख देंगे। और अगर कॉपर की बात हो जाए, ऑप्शन के लिए हो जाए तो ई आर ई डी, बाकी सब बेटा उसी तरह का। कॉपर के लिए हो जाएगा सी यू दो नाइन वर्टिकल लाइन सी यू, नॉट लग जाएगा। नॉट लगते ही वो मानक परिस्थितियों वाला इलेक्ट्रोड विभव हो गया। समझ में आ गई बात। तो दूसरी, एक तो हो गया नंबर एक, और दूसरे पॉइंटों में क्या कह सकते हैं कि सर ताप कह सकते हैं कि नहीं। तीसरे पॉइंटों में क्या कह सकते हैं, सांद्रता। ये बात मैं आपको नर्नस समीकरण में रोल करेंगी सब। एक समीकरण पढ़ाएंगे हम लोग, नर्सट समीकरण या नर्नस समीकरण, जो आगे उसने इन्हीं बातों को बताया कि सांद्रता बदल दी जाए या ताप में परिवर्तन कर दी जाए तो उसका इलेक्ट्रोड विभव पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं गैसी पदार्थों के दाब, दाब का मतलब गैसी पदार्थों के दाब से है, अगर वो दाब इतना ना रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के लिए। अब यहीं से बेटा आगे की बात किस तरह से मूव करेगी वो समझिएगा। आगे की बात यूं मूव करेगी कि मानक परिस्थितियों वाला जो इलेक्ट्रोड विभव है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि सर इलेक्ट्रोड विभव के मान के बारे में क्या बताएंगे आप, इनके मान क्या होते हैं और कहां से निकाले जाते हैं। समझ में आ रही बात। क्या है हेडिंग हमारी, इलेक्ट्रोड विभव के मान निकालोगे कैसे। ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव के ये मान निकालने के लिए मैं आपको एक चित्र से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, परिचित करा रहा हूं। समझना ध्यान से। अगर मैंने क्या किया, इस पात्र में बेटा वही आपको समझाने के लिए वही जिंक ले लिया सपोज करो। एक्चुअली ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक है। और ये दूसरे पात्र में, समझना ध्यान से बेटा, दूसरे पात्र में मैंने ये ले लिया बेटा कॉपर की छड़। और आगे की पूरी कहानी का मतलब उसी तरह की स्टोरी है जैसे इसमें भर दिया गया बेटा ZnSO4 का विलयन, वही एक्वस विलयन। ठीक है, एक्वस। और इसमें भर दिया गया बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन। राइट। ये कॉपर की छड़ है बेटा, कॉपर की छड़। ये जिंक की छड़ है बेटा, Zn की छड़। ओके। और यहां आपको बल्ब लगाना हो तो ठीक है, नहीं तो वोल्टमीटर जोड़ दो। बल्ब जलाना है तो बल्ब जोड़ो, नहीं तो यह पता करना है कि हमको कितना पोटेंशियल इस सेल के माध्यम से बन रहा है। वही लवड़ सेतु, वही पूरा काम, वो जो अपन पिछले टर्न पे पढ़ चुके, उसका कार्य क्या है, वो सारी बात। अब अगर ये ध्यान से सुनना, अगर बेटा ये 1.0 मोलरता का रखा जाए, 1.0 मोलरता का रखा जाए, तो इस वोल्ट मीटर पर इस सेल का, ध्यान से सुनिए, इस सेल का विभव अगर पढ़ा जाए तो वो आता है 1.1 वोल्ट। कितना आता है बेटा, मानक परिस्थितियों में अगर ये सांद्रता यही रखी जाए तो ये विभव आता है 1. अब देखिए ई के आधार पर मैंने क्या लिख दिया, सेल। तो ये सेल का विभव है जो वोल्ट मीटर से पढ़ा जा रहा है। यहां क्या होगा बेटा कि सर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाय परिपथ से आ रहे हैं, यानी इसके अंदर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है, जो बाद में पहले भी पढ़ा था हमने, Zn2 प्लस 2e नेगेटिव। राइट, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इस पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो विलयन के कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए तेजी से दौड़ लगाते हैं। तो इसमें जो क्रिया हो रही है बेटा Cu2 प्लस 2e नेगेटिव इजिकल टू Cu। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल सेल की अवक्रिया हो जाएगी, सेल की कुल अवक्रिया हो जाएगी। अच्छा, इस आधे सेल की अवक्रिया ये, अर्ध सेल की, इस आधे सेल की अवक्रिया ये है। ये आधा सेल इसमें एनोड की तरह से काम करता है और आधा सेल बेटा यहां कैथोड की तरह से काम करता है। ठीक है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इस बात से आप परिचित हैं बेटा। और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, इस बात से परिचित है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये जो आवेश है ये कम होगा। देखो हमेशा याद रखें, आवेश कम हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है। 0 से +2 हो रहा है और +2 से 0 हो रहा है। तो 0 से +2 होने ही मतलब धनावेश बढ़ रहा है,
और +2 से 0 होने का मतलब धनावेश में कमी हो रहा है। तो अगर आवेश में वृद्धि हो रही है, धनावेश में वृद्धि हो रही है, तो बेटा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण, और अगर धनावेश में कमी हो रही है तो वो कहलाएगा अपचयन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको जो बताने का इसमें प्रयास करूंगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस सेल की, यद्यपि ये डैनियल सेल ही है, सेल अपक्रिया कहलाएगी, कुल सेल अपक्रिया कहलाएगी। अब आपने पिछले टर्न पर पढ़ा था सेल प्रदर्शन, तो सेल का पूरा प्रदर्शन ये तो कहलाएगी सेल अपक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, सेल अपक्रिया क्या बनेगी सर? जिंक प्लस Cu2 धनायन, एरो के बाद Zn2 धनायन प्लस Cu। ओके, ये इस सेल की कुल सेल अपक्रिया हुई। ये अर्ध सेल अपक्रिया है, ये दूसरी अर्ध सेल अपक्रिया है, तो ये कुल सेल अपक्रिया हुई। अगली बात क्या है कि मैं अगर आधे सेल का प्रदर्शन करूं, आधे सेल का, तो एनोड वाले सेल का प्रदर्शन करने में ध्यान से, एनोड वाले भाग का यानी एनोड अर्ध सेल का प्रदर्शन करेंगे तो उसका तरीका होता है धातु को पहले लिखा जाए वर्टिकल लाइन, फिर धातु आयन को लिखा जाए। ठीक है, आप यहां सॉलिड लिख सकते हैं जो है धातु के लिए, और यहां एक्वस लिख सकते हैं, और अगर उसकी सांद्रता मालूम है तो वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। और इस वाले हिस्से का अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो इसमें कैथोड है, ठीक है ना, जिसपे अपचयन की क्रिया होती, तो इस अर्ध सेल का प्रदर्शन किया जाए आधे सेल का, तो उसका तरीका होता है बेटा, उसका तरीका होता है बच्चों, उसका तरीका होता है कुछ 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 इस तरह का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो क्या है कि कैथोड वाले यानी राइट साइड वाले पार्ट के लिए हमको पहले धातु आयन को लिखना होगा, फिर धातु को लिखेंगे, इनके बीच में लाइन खींचेंगे, खड़ी लाइन खींचेंगे, और यहां वही बात क्या, एक्वा सांद्रता जो भी हो वो मेंशन कर सकते हैं 1.0 m, और यहां लिख देंगे सॉलिड। बात आ रही है? तो आधे सेल का, अर्ध सेल का प्रदर्शन, जिंक इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन, कॉपर इलेक्ट्रोड आधे सेल का प्रदर्शन, और अगर पूरे सेल का प्रदर्शन करो तो इनको वही बात, एनोड वाला ये हो गया कैथोड, तो दोनों के बीच में ये लाइन खींच दी जाती है, डबल वर्टिकल लाइन। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि डबल वर्टिकल लाइन, इसमें जो लगाए गए यू आकार की जो नली होती है लवण सेतु को बताती है, जिसका काम क्या होता है बेटा, दोनों विलयनों को विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखना और आंतरिक सर्किट पूरा करना। ठीक है, पोटेंशियल जो जिससे कि विभव में परिवर्तन ना आए, नहीं तो क्रिया रुक सकती है कि नहीं, कल पिछले वीडियो बताया था। अब बात आती है क्या, वो देखिएगा कि सर वोल्ट मीटर पर, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर वोल्ट मीटर पर, लिसन केयरफुली, अगर ये यहां 1.1 वोल्ट मिल रहा है तो क्या हुआ होगा, मतलब क्या, मतलब क्या क्या हुआ, क्या मतलब क्या है सर आपका? मतलब बेटा यहां ये है कि अगर मैं ये एक और बात आपको बताऊं कि किसी भी तत्व का, एक ध्यान से बात सुनिएगा, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव ई एम वर्टिकल लाइन एम एन धनावेश, इसको ऑक्सीकरण विभव ही तो कहोगे बेटा। और अगर 0 यहां लगा दी गई, नोट लगा दी गई, तो मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण का संकेत धातु पहले धातु आयन बाद में। अगर बेटा x है, कितना है बेटा, x वोल्ट है, x वोल्ट है, तो इसी धातु का अपचयन विभव का मान भी इतना ही होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे, मान इतना ही होगा, अपचयन विभव को रूप में लिख दिया गया, यानी मान यही होगा x वोल्ट, लेकिन चिन्ह क्या होंगे, माइनस में आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में सर? जिंक का ऑक्सीकरण विभव जो होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो प्लस 0.76 वोल्ट होता है। अभी ये दिमाग मत लगाइए ये कैसे निकला, अभी ये सोचो कि जो निकाला गया वो इतना मान होता है। तो अगर मैं जिंक का अपचयन विभव मान लिखता हूं, अपचयन विभव मान, ये ऑक्सीकरण विभव हो गया बेटा, अपचयन विभव मान लिखता हूं, तो मेरा लिखने का तरीका ये होगा, उस तरीके में ही पूरी बात छिपी रहती है बेटा, Zn से Zn2 धनायन या Zn से जोड़ना, मान इतना ही होगा, चिन्ह माइनस में होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक है, ये कैसे निकला अभी इस पर फोकस मत करिएगा, अभी मैं जो कह रहा हूं उसको समझिएगा। जिंक का ऑक्सीकरण विभव का मान इतना है, तो जिंक के लिए अगर मैं कहता हूं अपचयन विभव का मान कितना होगा, तो माइनस 0.76 वोल्ट होगा। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर ने यह निर्णय लिया
कि सभी तत्वों के, ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर ने यह निर्णय लिया कि सभी तत्वों के जिनके जो भी विभव हों, चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, सबको अपचयन विभव में बदलकर, अपचयन विभव में बताकर एक्सप्लेन किया जाएगा। नहीं आ रही समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था ने यह निर्णय लिया, आईपीसी ने यह निर्णय लिया, जो आईपीसी इंटरनेशनल, ठीक है ना, उसने जो निर्णय लिया वो क्या बताती है, क्या कहती है कि अगर कोई तत्व की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है तो जो विभव होता है उसका ऑक्सीकरण विभव होता है। उस मान को अपचयन विभव के रूप में बोला जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, समझाया जाए, आगे का सारी गणना उसके आधार पर की जाए। और जो अपचयन विभव है वो तो है ही, लेकिन ऑक्सीकरण विभव के मानों को आप अपचयन विभव के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने का कोई विशेष काम तो है नहीं है, जो उसका मान होगा बस चिन्ह बदल जाएगा। जैसे जिंक का ऑक्सीकरण विभव का मान अगर प्लस 0.76 वोल्ट है तो उसी जिंक का मानक अपचयन विभव कितना होगा, माइनस 0.76 वोल्ट, इतना है। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमको बार बार यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सारे तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव किस रूप में बताए जाएंगे, अपचयन विभव के रूप में बताए जाएंगे। और वो पूरी कहानी अपचयन विभव पर ही आगे चलेगी कि भाई इन दोनों में से इसका अपचयन विभव कम है, इसका अपचयन विभव ज्यादा है। कंफ्यूजन मत करिएगा। सभी तत्वों का उनका जो भी नेचर है, ऑक्सीकृत होने का नेचर अगर है तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, लेकिन उसको हम लोग अपचयन विभव के रूप में बताते हैं। बात आ रही दिमाग में? उसको अपचयन विभव यानी अपचयन विभव के आधार पर ही बताते हैं। अगर दो तत्वों में किसी की क्रियाशीलता की जांच करनी है, दो पदार्थों में अगर हम उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने वाली बात को बताते हैं तो वो अपचयन विभव के आधार बताएंगे, वो क्रिया करेगा या नहीं करेगा, तो हम बताते हैं अपचयन विभव के आधार पर, ठीक है ना। उसमें कंफ्यूजन नहीं, समझ में आएगी पूरी बात को। अब आप देखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि इसी तरह से बेटा कॉपर का जो अपचयन विभव होता है, कॉपर का बेटा, कॉपर का जो अपचयन विभव होता है वो होता है बेटा प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखिए इन दोनों तत्वों के क्या हो गए ये कि सर जिंक का अपचयन विभव, कॉपर का अपचयन विभव, जबकि हमें मालूम है कि जिंक को अगर कॉपर से जोड़ा जाता है तो जिंक ऑक्सीकृत होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीकरण विभव की बात करते हैं, अपचयित होगा तो अपचयन विभव की बात करते हैं। पर क्या बताया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर ने, ऑक्सीकृत हो रहा है वो तो हमें भी मालूम है ऑक्सीकृत हो रहा है, पर आप उस ऑक्सीकरण विभव के मान को अपचयन विभव के रूप में बोलो तो ये क्या हो गए कि सर ये दोनों तत्वों के अपचयन विभव हो गए। अगर मैं इसी तरह से बहुत सारे तत्वों की, सभी तत्वों की अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में जमाऊं, यानी ऊपर वाला अपचयन विभव का मान कम और नीचे की तरफ चलने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता जा रहा है, ऐसा अरेंज करूंगा तो मुझे श्रेणी जो प्राप्त होती है उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बता रहा हूं मैं आपको, विभिन्न तत्वों के उनके अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। तो अगर मैं इस तरह से इनको अगर श्रेणी में रखूंगा तो क्या होगा कि सर ये ऊपर आएगा, कम अपचयन विभव है, और ये कहां पर आएगा, नीचे। यानी सारे तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है, अपचयन विभव के रूप में ही बोला जाता है, अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाता है। अगर कोई ऑक्सीकरण विभव कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा, पर उन्होंने एक तरीका बना दिया कि सबको अपचयन विभव के रूप में ही बताया जाए, बोला जाए, लिखा जाए, ठीक है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ेंगे आप लोग। मैं अब क्या कह रहा हूं कि बेटा इसका सेल विभव, सेल विभव क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के विभवों का अंतर। सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभवों का अंतर को हम कहते हैं सेल विभव। तो यह बात आती है कि अगर 1.1 वोल्ट दो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है तो इसका मतलब यह निकला, इसको अपन यूं लिख सकते हैं इसके सूत्र को, ई सेल। अब आप देखिएगा ई सेल ही लिखा है मैंने। सेल का विभव जिसको आप विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, सेल का विभव यानी विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, इसका सूत्र तैयार किया जाए तो तैयार कैसे किया जाए, ई जेड ऑब्लिक लाइन जेड दो धनाइन। अब देखिएगा मैं जो कह रहा हूं प्लस ई सीयू दो धनाइन वर्टिकल लाइन जेड। अभी मैंने एक नॉर्मल सूत्र बना दिया, कंफ्यूजन मत करिएगा। यह कहने का मतलब हो गया, यहां लिख दिया जाए एनोड, मतलब हो गया एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, यह मींस हो गया कैथोड यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव।
और इनके यानी उस सेल में जो जो ही बना हो, मतलब एनोड बनाए तो एनोड का विभव, कैथोड बनाए तो कैथोड का विभव, उसमें जो क्रियाएं हो रही हो उसका ही विभव इस्तेमाल किया जाए। जैसे एनोड का ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, कैथोड का अपचयन विभव, क्योंकि अपचयन की क्रिया होती है। इस तरह को रख दिया जाए तो आपके दिमाग में देखिएगा, आपके दिमाग में क्या बात आएगी, तो इन दोनों विभवों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो उस सेल का सेल विभव होगा। यानी इसको अपन लिख सकते हैं ई सेल, इसी बात को लिख रहा हूं अभी, देखिए बहुत आसान आ जाएगा। ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड, ठीक है, ई कैथोड, CATHODE कैथोड। अगर जीरो नहीं लगा, नॉट नहीं लगा, तो ये सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात। अब मैं अगर ये कहूं, देखिएगा, मैं ये कहूं अगर कि आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले को अपचयन विभव के रूप में लिखिए, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। ई सेल बराबर सेल का विभव यानी ईएमएफ बराबर, तो ये ऑक्सीकरण विभव के रूप में लिखा है, ये अपचयन के रूप में लिखा है, वो तो अपचयन विभव है ही, लेकिन इसको लिखना है तो आप क्या कहोगे, माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस कहोगे कि नहीं, मैंने बताया था अभी, किसी का ऑक्सीकरण विभव का मान x है तो उसका अपचयन विभव का मान वही होगा, लेकिन चिन्ह माइनस होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, ई Zn2 पॉजिटिव, अपचयन के रूप में लिखना है ना मुझे, माइनस लगा दिया चिन्ह, और ये हमारे पास वही प्लस चल रहा है, ई नॉट, ई लिख रहे हैं, नॉट नहीं लगाया तो Cu2, यानी दोनों को अपचयन के रूप में लिख लिया। इसी सूत्र को अगर मैं आपको और आगे बदलूं तो मैं क्या कहूंगा, ई सेल बराबर, इस वाले को इधर कर दो, इस वाले को इधर कर दो, तो मैं कहूंगा ई Cu2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Z। अब आप गौर से देखिए, इस सूत्र में दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ही प्रयुक्त किए गए हैं, कॉपर का अपचयन विभव, जिंक का अपचयन विभव। समझ में आ गई बात। यानी ऑक्सीकरण विभव की जगह अगर हम लोग अपचयन विभव लगा दें, ऑक्सीकरण विभव की जगह अगर हम अपचयन विभव लगा दें तो मान वही होगा, बस चिन्ह विपरीत हो जाएगा। उस विपरीत चिन्ह की वजह से सूत्र हमारा ये तैयार हुआ। अब यह लगाकर इसको मैं और लिखूंगा आपको समझाने के लिए, जिसको ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली है, स्वीकृति मतलब उसी के बेसिस पर ही हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ई सेल बराबर हो जाएगा बेटा ई, अब इसके अंदर कॉपर कौन था कि सर कैथोड, तो मैं लिखूंगा कैथोड, कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड। बस इस सूत्र में जब भी इस सूत्र, ये दोनों एक ही है बेटा, स्पेशली डैनियल सेल के लिए हो जाएगा क्योंकि जिंक और कॉपर है, और किसी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो अर्थ ये निकला कि अगर मुझे, अब देखिएगा गौर से देखिए बेटा, जिंक का अपचयन विभव का मान, जिंक का अपचयन विभव का मान, अपचयन विभव लगे दोनों, ये कितना होता है, अगर मैं इसी फॉर्मूले में आपको या लगाकर यहां इसकी वैल्यू निकलवाऊं, बराबर ये हो गया ई सेल, राइट, बराबर ई कॉपर का कितना होता है बेटा, प्लस 0.34 वोल्ट बेटा, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर इसका मान रखा जो माइनस में होता है, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। और अगर मैं इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करता तब भी 1.1 वोल्ट आता। कैसे, एनोड का ऑक्सीकरण विभव कितना होता है कि प्लस 0.76, देखना 0.76, ये प्लस, और कॉपर का अपचयन विभव कितना होता है सर, प्लस 0.34, तो भी कितना आता हमारा, 1.1 वोल्ट। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की, ये भी सही है, गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिपाठी चलन प्रचलन क्या हो चुका है कि हम तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में ही दर्शाएं। तो इस सूत्र में हमने ये एक ऐसा सूत्र हो गया जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ही प्रयुक्त करने हैं, और जब अपचयन विभव प्रयुक्त करने हैं तो सूत्र होगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड यानी ई कैथोड हमेशा इधर बनता है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एनोड लेफ्ट में बनता है बेटा हमेशा, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट ऐसा भी कह सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझ में आ गई बात। और इसमें ही अगर मैंने नोट लगा दिया बेटा तो क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गए, और मानक इलेक्ट्रोड विभव से ये मानक सेल विभव निकलेगा। यानी ये निकला कि अगर मुझे ये वैल्यू दी जाए
ये वैल्यू दी जाए तो मैं ये निकाल सकता हूं, इन तीनों में से 2 वैल्यू दी जाए तो मैं तीसरी निकाल सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा 2 प्रकार, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों का इलेक्ट्रोड विभव। आने वाले वीडियो में कैलकुलेशन की दृष्टि से, जैसा यह सूत्र तैयार हो गया, अपने दिमाग में क्या बना रखो बेटा, इस वाले सूत्र में दोनों इलेक्ट्रॉनों के अपचयन विभव प्रयुक्त करने हैं। अब आप ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई किसी सेल के अंदर बेटा एक ऑक्सीकृत होगा, एक अपचयित होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण विभव का जो मान है उसी मान को आप अपचयन विभव के रूप में लिख सकते हैं, बस चिन्ह विपरीत करना है। जैसे जिंक के लिए लिखा गया था, जिंक का ऑक्सीकरण विभव तो होता है प्लस 0.76 वोल्ट, लेकिन अपचयन विभव हो जाता है उसका माइनस 0.76 वोल्ट। अगली क्लासेस में, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोड विभव के मान जो कॉपर के सर आपने बता दिया, जिंक का बता दिया, या मैं और उदाहरण लेता उनके बता दिए, ये निकले कैसे, दिमाग में आ रहा होगा कैसे निकले। तो अगले वीडियो में हम लोग एकल विभव का मापन, जिसके लिए आवश्यकता पड़ेगी एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, SHE बनाया, सेल नहीं है वो, आधा सेल है। एकल इलेक्ट्रोड के लिए उसका मापन कितना होगा, जैसे जिंक का कितना होगा, या कॉपर का कितना होगा, सिल्वर का कितना होगा, निकल का कितना होगा, आयरन का कितना होगा, किसी भी तत्व का। तो एक अर्ध सेल तैयार किया जिसमें जिंक की छड़ होती है, जिसके ऊपर PT ब्लैक का लेपन होता है, वो डूबी रहती है HCl के 1 मोलरता के विलयन में, चालक तार प्लेटिनम के द्वारा, ठीक है ना, और उसमें प्रवाहित की जाती है क्या, 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन पर। तो हम इस SHE के बारे में पढ़ेंगे और SHE से ही जोड़कर सभी तत्वों के, SHE मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। खैर मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, पर मैं अगले वीडियो में आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, मिलते हैं अपन आगे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।